बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से आई एक तस्वीर के साथ। दरअसल हरिद्वार में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल से बेहद नाट्य तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी पंजाब से आए एक संत को जबरन टांग कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बवाल श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में वर्चस्व को लेकर लंबे समय से चल रहे घमासान की ताजा कड़ी है। ये भी कहा जा रहा है कि कल पंजाब में बड़ी संख्या में संत हरिद्वार श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल पहुंच गए और इसे लेकर अखाड़े में मौजूद साधुओं ने विरोध जताया। अखाड़े का विवाद कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पंजाब के संतों के पहुंचने से यह मामला फिर से गर्मा गया। इससे पहले जुलाई में पंजाब से आए संतों ने अखाड़ा मुख्यालय कूच करने का ऐलान किया था। बाद में पुलिस प्रशासन ने समझा बुझाकर कुछ समय मांगते हुए उन्हें शांत कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से ये मामला ज्वलनशील होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचायती अखाड़ा निर्मल में आप खड़े हैं, जहां पंजाब से कुछ 100 से लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के एकदम अखाड़े में घुस गए आज, और अस्थियां विसर्जन करने के बहाने अखाड़े में आने का उनका वो हो गया, और आकर के अब कहते हैं हम तो जहां बैठेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कोई अखाड़े के पदाधिकारी नहीं है, कोई अखाड़े के सदस्य नहीं है। पंजाब से और लोगों को गलत अंसरों को साथ में लेकर के इनके 12 आदमी कितने खड़े हैं, ये केवल कब्जा करने की नीयत से ये अखाड़े में जहां आए। और इसी आरोप पर पंजाब से आए संतों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हम पूजा कर कर ही जाएं, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि जो पूजा विधान है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ प्रकाश हुआ है, इसकी मध्यस्थ अरदास होती है, फिर बाद में संपूर्णता की अरदास होती है, उसके बाद भंडारा होता है। वो भंडारे के बाद ही जाने का विधान है। अब उसके आगे भाई क्या है इनकी, अब ये लोग बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, अब ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हम लोग तो सेवक रहे, बचपन से सेवा में हैं और एजुकेशन लिए, ये एक जगह नहीं कर रहे। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि निर्मल अखाड़े में कुछ लोग जो हैं पंजाब से आकर यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कब्जा करना चाह रहे हैं। तो मौके पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस फोर्स आई थी, और जो लोग इसमें कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे या जिनके ऊपर शिकायत करी जा रही थी, पुलिस उन्हें कानून और शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए थाने ले गई है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। आगे चलो, आगे। और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर एनकाउंटर से शोपियां में सुरक्षा बल के जवान ने एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया है। कामरान भाई उर्फ हनीस नाम का यह आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। यह आतंकी जम्मू कश्मीर के कुलगाम और शोपियां में एक्टिव था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कारपिन एरिया की घेराबंदी की गई थी। इसके बाद आतंकी और जवानों के बीच मुठभेड़ चली और जवानों ने आतंकी को ढेर कर दिया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कारपिन इलाका चौधरी गुंड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। चौधरी गुंड में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था और आज यहीं पर आतंकी मारा गया है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, इस एनकाउंटर से जुड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ दरअसल ये मुठभेड़ अब खत्म हो गई है, क्योंकि इसी एक पाकिस्तानी आतंकी की खबर सूचना जो है सुरक्षा बलों के पास थी। उसके बाद उस इलाके की घेराबंदी की गई जहां पर वो छुपा था, कापरिन गांव जो कि शोपियां जिले में आता है, और उसके बाद वहां पर गोलीबारी हुई जिसमें ये जैश ए मोहम्मद का कमांडर मारा गया है। पुलिस और सुरक्षा बल इसको बड़ी सफलता मान रहे हैं, क्योंकि काफी महीनों से, पूरे साल से जो है कामरान जो पाकिस्तानी जैश का आतंकी था, इस इलाके में सक्रिय था, न सिर्फ शोपियान जिले में बल्कि कुलगाम जिले में, और कई सारे स्थानीय युवाओं को आतंकवाद में शामिल करने में उसकी भूमिका देखी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है कि जैश के कमांडर को इस मुठभेड़ में मारा गया, वो भी तब जब जिले में खासतौर से कश्मीरी पंडितों को और जो दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर में काम करते हैं उनको टारगेट बनाया जा रहा था। तो पुलिस और सुरक्षा बल से बड़ी सफलता मान रहे हैं, लेकिन एहतियातन फिलहाल इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां के रायगढ़ में देर रात नदी से विस्फोटक बरामद हुआ है। यहां नदी में बड़े पैमाने पर जेलेटिन की छड़ें पाई गई हैं। खबर मिलते ही पुलिस और एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और उसने तुरंत बॉम्ब विरोधक दस्ते को बुलाकर विस्फोटकों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। सावधानी बरतने के लिए एक तरफ के रास्ते को बंद कर दिया गया। देर रात तक नदी में पुलिस विभाग की टीम छानबीन करती रही। विस्फोटक कहां से और कैसे यहां तक पहुंचे, इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। विस्फोटक डायनामाइट भी हो सकता है। एटीएस का कहना है कि लैंड ब्लास्ट करने वाली यह हरकत हो सकती है। शुरुआती जानकारी यह मिली है कि विस्फोटक को एक दूसरे से बांधकर उसे केबल से कनेक्ट किया गया था। कि एक बॉम्ब सदृश कुछ वस्तु जो है भद्रावती नदी में गिरी है और वहां पर पाई गई है। तुरंत रायगढ़ पुलिस की जो टीम है और नई मुंबई पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची और उसका पूरा मुआयना करके स्कैनिंग किया तो पता चला कि एक डमी बॉम्ब है, तो उसको निकामी करके अभी ये जगह जो है सुरक्षित है। सर, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई थी? ये तो इसमें पाइप, छोटे छोटे पाइप से, वायर से और छोटी घड़ी थी, लेकिन इसमें क्या डिटोनेटर या कुछ एक्सप्लोजिव नहीं पाई गई। जो चीज़ें पाई गई थी उससे कुछ खतरा हो सकता था सर? नहीं, ये डमी तरह का। अभी क्या हुआ है फिलहाल ऑपरेशन? अभी का जो है ये एक ऑपरेशन खत्म हुआ है और कल फिर ये जो पूरा जो इलाका है ये पुलिस जो है छानबीन करने वाली है। क्या एग्जैक्ट क्या मालूम होता है, क्या हुआ किसी ने फेंका होगा क्या? अभी वहाँ तो यानी कि जैसे एक कोई बंदा वहाँ पर आया था, उसको दिखाई दिया है। तो अभी तो यानी कि इसने रखा और क्यों रखा, इसका यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मकसद क्या था, ये हर रोज जाते हैं तो सामने ही नदी है। वो नदी में मैं पैर धोने के लिए गया था। पैर धोते समय वो सामने ऐसा रेड टाइप कुछ हिल रहा था, तो मैं नजदीक गए जाके देखा तो क्या वो जरा बॉम्ब स्फोट की जरा कुछ लगा, तो मैं उसका एक फोटो निकाला। फोटो निकाल के मैं घर पे आया और मम्मी पापा को दिखाया। मम्मी पापा बोले कि बोलते वो स्वरूप दादा है, उसको फोन लगा, वो सामाजिक कार्य करते, वो कुछ बताएंगे, तो उनको मैं फोन लगाया। वो उस वक्त कोई आदमी वहाँ से निकल रहा था, क्या लगा आपको? कुछ कोई नहीं था नदी में, तो मैं अकेला ही था। ऐसे कितनी कांडी थी? ऐसे मतलब बहुत कांडी का बंडल बांध लेते, दो। और अब बात गुजरात चुनाव की करेंगे। आज बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आने की संभावना है और इससे पहले कल बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। देखिए ये रिपोर्ट। आमतौर पर ऐसा नजारा चुनावी जीत के बाद नजर आता है, लेकिन गुजरात में कल बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल अपने घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर पहुंचे तो उनका स्वागत एक विजेता की तरह किया गया। ढोल नगाड़े की थाप के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और मिठाई के साथ भूपेंद्र पटेल का स्वागत किया। पूरा माहौल कुछ ऐसा था कि मानो मतदान से पहले ही भूपेंद्र पटेल विजयी हो चुके हैं। बीजेपी के नामों की घोषणा होने के बाद जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा हुई है और उसमें घाटलोडिया से भूपेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो इस वक्त यहाँ पे उनका जो कार्यालय है वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद में उनके स्वागत के लिए जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे जुटे हुए हैं। अहमदाबाद से जामनगर पर बीजेपी में जश्न ही जश्न है। बीजेपी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को जामनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। आज तक से बातचीत में रिवाबा ने कहा कि ये उनके और उनके पति रविंद्र जडेजा के लिए खुशी का पल है। ये ऐसी फीलिंग है जो हम शब्द में इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही प्राउड मोमेंट था उनके लिए। ही वॉज वेरी मच हैप्पी। एक अंदर से एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे आप एज ए कार्यकर्ता के तौर पे आपका जब चयन होता है उम्मीदवार के रूप में, तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होती है, बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट की बात होती है। और ऐसी पार्टी के लिए आप जब उम्मीदवार घोषित होते हो तो वो तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है।
जश्न की तस्वीरें गुजरात के शहर शहर से आ रही हैं। राकेश देसाई को बीजेपी का टिकट मिलने पर नवसारी में उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। मेरे जैसा छोटा कार्यकर जो 1980 से 1980 से 2022 तक 42 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगा था, उनको छोटा कार्यकर को याद करके जो पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उसका मुझे आनंद है। राजकोट की ये तस्वीर देखिए। डॉक्टर दर्शिता शाह को बीजेपी ने राजकोट पश्चिम की उस सीट से उतारा है जहां से जीतकर पूर्व सीएम विजय रूपाणी आते थे। दर्शिता को रूपाणी की जगह मिली तो मुंह मीठा कर समर्थकों ने बधाई दी। पूरी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए प्रचंड पुरुषार्थ के साथ पूरी प्रामाणिकता से मैं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमती हो, प्रचंड उसे विजयी मिले, उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी को फिर से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान होते ही उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। पूर्णेश मोदी को सूरत पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सभी हमारे नेताओं को मैं सच्चे दिल से आभार की लागणी में प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और विकास और काम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रश्न नहीं है। जहाँ भाजपा है वहाँ विकास है, जहाँ भाजपा है वहाँ लोगों का काम है, जहाँ भाजपा है जो छोटे आदमी है, गरीब, दलित, वंचित, शोषित, उनका जीवन ऊपर उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। कल बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। टिकट फाइनल होने के बाद जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात 27 साल के अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं कांग्रेस ने भी कल गुजरात के लिए 46 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इससे पहले कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। अब तक 89 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। कुछ नाम आपको दिखा देते हैं जो कांग्रेस की दूसरी सूची में शामिल किए गए हैं। नौशाद सोलंकी को दसदा से टिकट दिया गया है, ललित वसोया को धोराजी से, ललित कगधरा को टंकारा से, वहीं अमरीश डेर को राजुला से, पंजाभाई वंश को ऊना से, भीका जोशी को जूनागढ़ से और ऋत्विज मकवाड़ा को चौटाला से टिकट दिया गया है। गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। गोपी, हमने कल की सूची में देखा था कि बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको निराशा हाथ लगी थी। आज की जो सूची जारी होनी है उसमें क्या संभावित ऐसे कुछ बड़े चेहरे हैं जिन्हें एक बार फिर से निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार क्राइटेरिया अलग है, युवाओं और नए चेहरों को तरजीह दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए युवाओं और नए चेहरों को तरजीह दी जा रही है क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, बीजेपी जो है 27 साल से गुजरात में शासन में और बीजेपी लगातार ये चाह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी की जो इफेक्ट है उसको गुजरात में कम से कम किया जा सके। और अगर 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कम करना है तो उसके लिए नए चेहरे होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लीडर्स है वो लीडर्स 5 टर्म 7 टर्म इस तरीके के विधायक है। और बीजेपी से कल जिस तरीके से बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी जो है वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो जीते वैसे विधायक है। मतलब अगर जो विधायक है जिसको रिपीट किया गया है वो भी अगर जीत सकते हैं, क्योंकि रिव्यू पूरा लिया गया है लगातार पिछले 1 साल से। ये जो पूरी प्रोसेस थी, ये प्रोसेस बीजेपी के अंदर चल रही थी और वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही उन्हें टिकट दिया गया है और उनको रिपीट किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है, जो सीनियर नेता जिन लोगों का टिकट कटा है, करीब 38 जितने ऐसे एमएलए है जिनका टिकट काट दिया गया है, तो क्या वो कहीं ना कहीं बगावत करेंगे या बगावत कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो गुजरात के अंदर जो बीजेपी के विधायक है, जिसमें से कल जो मधु श्रीवास्तव है जिसको टिकट नहीं मिला। ठीक है गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात हिमाचल प्रदेश के चुनाव की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कल चुनाव प्रचार थम गया, कल वोट का दिन है। बीजेपी सत्ता बरकरार रखने के लिए मैदान में है तो कांग्रेस सत्ता वापसी की लड़ाई लड़ रही है। इस बार मैदान में तीसरा कोण भी है। आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर गई है।
कल की रैलियों की तस्वीर आप देखिए, तीनों पार्टियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया। प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। कल प्रचार का आखिरी दिन था और अब शनिवार यानी कि कल वोटिंग होनी है। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे शिमला से जुड़ गई हैं। कमलजीत, देखिए इस बार हिमाचल का पूरा जो चुनावी मिजाज है वो कहा जा रहा है कि बदला सा दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, वहीं बीजेपी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग? देखिए 68 सीटें हैं यहाँ पे, लेकिन असली पावर उसी के पास रहती है जहां पे 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स यानी शिमला, मंडी, कांगड़ा, और अगर हम 2017 के ही फिगर्स को देखें तो उसमें जो 33% सीट्स हैं वो इस इलाके से, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं। और अब तक जो रिवाज रहा है वो ये रहा है कि 1985 से जो सरकार आई है वो पलट कर आई है, यानी जनता ने हमेशा सरकार के खिलाफ वोट दिया है, उनके लिए वोट नहीं दिया है। लेकिन बीजेपी नारा लगा रही है कि इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन कांग्रेस दूसरी ओर कॉन्फिडेंट है। सारे टॉप गन्स, बड़े बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे और दोनों ही साइड ही दमखम दिखा रहे थे। लेकिन जहां तक बात आ रही है 3 पार्टीज में जो कॉन्टेस्ट है वो कांग्रेस और बीजेपी का है। आम आदमी पार्टी काफी हद तक पीछे पिछड़ती नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो तीसरा मोर्चा है वो डिसिडेंट्स का है, यानी वो लोग जो कि बागी हो गए हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एंटी इनकम्बेंसी है। तकरीबन 21 ऐसे बागी नेता है। कुछ लोगों को तो बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नाराज हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पे 55 लाख वोटर्स है, 27 लाख उसमें महिलाएं हैं। तो अब जितने भी मैनिफेस्टोज निकले हैं उन्होंने महिलाओं को भी लुभाने की कोशिश की है। तो एक तरह से मुद्दों में सबसे बड़ा आ रहा है 1 रैंक ओल्ड पेंशन स्कीम। दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की। दूसरी ओर एप्पल फार्मर्स काफी नाराज हैं, तो जीएसटी लगाया गया है उसको लेके काफी नाराजगी है। तो ये सब जो चीजें हैं वो बहुत अहम हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो शांत हो गया है, ठंडा हो गया है, क्योंकि चुनावी रैलीज इस वक्त खत्म हो चुकी हैं और अब बारी जनता की है और वो बताएगा कि हिमाचल की खूबसूरत वादियों में कल वोटिंग होनी है और ऐसे में सबको इंतजार रहेगा कि आखिरकार इस बार हवा किस ओर बह रही है।